Hi everyone. First of all, good afternoon to all of you. So welcome back to my YouTube channel. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। तो एक जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था, अगर हम बात करें तो असिस्टेंट कंपाइलर का जो एक पोर्शन था सिविक्स का, उसको मैंने आपको बोला था कि ये मैं कंपोनेंट आपको अपने वीडियो के माध्यम से आपको करवाऊँगा। तो एक वीडियो लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो आज का जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है वो दूसरा पार्ट होगा इसका, दैट इज़ पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ से आपको कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वही करवाएंगे, और बिल्कुल ईजी और सिंपल वे में, ताकि आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ लग सके। तो देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, सिविक्स का अगर आप देखें असिस्टेंट कंपाइलर का जो सिलेबस है, जी इसमें हमने स्टार्ट किया था प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, और इसमें जो दूसरे टॉपिक्स हैं, जितने टॉपिक्स हैं, मैं वन बाय वन आपको अपने वीडियो के माध्यम से आपको ये प्रोवाइड करता रहूँगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, देख सकते हैं आप। तो उसके साथ अगर हम पीछे रिवाइज़ करें तो पीछे अगर मैंने थोड़ा सा मैं आपको क्विक रिकैप करवा देता हूँ। हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फर्स्ट प्रेसिडेंट के बारे में बताया था आपको। देन शॉर्टेस्ट टेन्यूर किसका है, डॉक्टर जाकिर हुसैन का। लॉन्गेस्ट टेन्यूर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन रहे हैं हमारे, तो नीलम संजीवा रेड्डी एट द एज ऑफ 64 ही बिकेम द प्रेसिडेंट। एंड 14th प्रेसिडेंट जो थे हमारे, 14th प्रेसिडेंट जो हमारे करंट प्रेसिडेंट हैं वो है श्री रामनाथ कोविंद। अभी तक हमारे 14 ही प्रेसिडेंट बने हैं। 13th प्रेसिडेंट लेट श्री प्रणब मुखर्जी। और फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट की बात करें तो बरहारागिरी वेंकट गिरी। ठीक है, तो ये बने थे 1967 में, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की डेथ हुई थी, तो इनको अपॉइंट किया गया था एज एक्टिंग प्रेसिडेंट। उसके बाद हमने बात की थी फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट जो आता आर्टिकल 52 से लेकर 78, ये पार्ट 5th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता। तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था कि इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स हैं, ये पार्ट 5th में डील करता है। उसके बाद यूनियन एग्जीक्यूटिव में मैंने आपको बताया था कि इसमें प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कौंसलर मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में मैंने बताया था आपकी, ये हेड ऑफ इंडियन स्टेट बोलते हैं इनको। और फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, और जिनका काम होता है एक्ट एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडरिटी ऑफ द नेशन। देन मैंने इलेक्शंस के बारे में बताया था आपको। इलेक्शन जो होते हैं प्रेसिडेंट के, इलेक्शन डायरेक्टली नहीं होते हैं, नॉट डायरेक्टली। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा राज्यसभा के, वो ब्रॉडकास्ट करते हैं, और जितने भी स्टेट्स के एमएलए हैं वो ब्रॉडकास्ट करते हैं। देन दिल्ली एंड पुडुचेरी के मेंबर्स जो हैं वो ब्रॉडकास्ट करते हैं। दिल्ली एंड पुडुचेरी के लेजिस्लेटिव मेंबर्स, मतलब एमएलए जो ब्रॉडकास्ट करते हैं, उसी के बेसिस पे इलेक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट के। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं पार्लियामेंट के, जैसे मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा में, 2 मेंबर जो होते हैं लोकसभा में नॉमिनेट किए थे प्रेसिडेंट के द्वारा, और 12 जो मेंबर होते हैं राज्यसभा में नॉमिनेट किए थे प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाता है उनको, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो उसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की मैंने बात की थी, अगर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है तो वहाँ पे नॉमिनेटेड जो मेंबर्स होंगे वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। और अगर हम लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें दिल्ली एंड पुडुचेरी की, वहाँ पे अगर उनके हम बात करें नॉमिनेटेड मेंबर्स की, इलेक्टेड मेंबर की नहीं, नॉमिनेटेड मेंबर की बात करें, तो वो भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था किस तरीके से इलेक्शंस होते हैं, एमएलए को किस तरीके से कंसिडर किया जाता है, स्टेट पॉपुलेशन। उसके बाद मैंने एमपी के बारे में बताया था आपको, किस तरीके से फॉर्मूला जो है, किस तरीके से वोट उनके कंसिडर किए जाते हैं। फिर मैंने आपको क्वालिफिकेशन के बारे में बताया था इंपॉर्टेंट। इसमें मैंने आपको बोला था कि 35 ईयर एज होनी चाहिए अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में आपको खड़े होना। तो उसके बाद आप सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, आपने क्वालिफाइड किया होना चाहिए, मतलब आपने इलेक्शन जीता होना चाहिए, मेंबर ऑफ लोकसभा। उसके बाद फॉर्मेशन के लिए बात की थी मैंने, इसको आपको एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, दैट इज़ जिसको मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ओथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर वहाँ पे एब्सेंट होते हैं, मतलब एब्सेंट होते हैं, तो सीनियर मोस्ट जज जो होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो ओथ दिलाएगा प्रेसिडेंट को। फिर मैंने कंडीशंस के बारे में बताया था कि कंडीशंस मतलब वो एक ही हो उसके, मतलब अगर वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई एमएलए हैं, उनको वो ओहदा वहाँ से छोड़ना पड़ेगा जिस दिन वो प्रेसिडेंशियल वहाँ पे ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ओथ शपथ वगैरह लेंगी। उसके बाद उनके पास इंटाइटल्ड होते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू द ऑफिशियल रेजिडेंस, ऐसे राष्ट्रपति भवन। उसके बाद मैंने आपको इम्पीचमेंट के बारे में बताया था। सबसे पहले मैंने टर्म बताया था कि प्रेसिडेंट का जो टर्न्यूर होता है वो 5 ईयर होता है, ठीक है। उसके बाद अगर इनको अपना रेजिग्नेशन लेटर देना हो तो किसको देते हैं जी, वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। देन मैंने आपको इम्पीचमेंट के बारे में बताया था। इम्पीचमेंट प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है
प्रेसिडेंट के ऊपर लगाया जाता है जब भी कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेशन किया जाता है, और 1/4 मेंबर के द्वारा इसको साइन किया जाता है। फिर 14 डेज़ का प्रेसिडेंट को नोटिस दिया जाता है। देन आफ्टर 2/3 मेजॉरिटी से इसको पास किया जाता है, फिर दूसरे हाउस में भेजा जाता है। मगर अगर सेम 2/3 मेजॉरिटी से दूसरे हाउस में भी उसको पास किया जाता है, जैसे कि लोकसभा में पास किया, फिर राज्यसभा में चला गया, राज्यसभा में भी 2/3 मेजॉरिटी उसको अगर पास किया जाता है, देन प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है, मतलब प्रेसिडेंट को वहाँ से हटाया जा सकता है। तो अभी तक हमारी कंट्री में कभी भी किसी प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया गया है। उसके बाद मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैंने आपको ये बताया था कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं जब भी प्रेसिडेंट को इम्पीच करने की बारी आती है, इलेक्शन की नहीं है। जब प्रेसिडेंट को हटाने की बारी आती है तो नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं, जैसे लोकसभा के 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा के 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था, सेकेंडली मैंने आपको बताया था दिल्ली और पुडुचेरी के जो यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करें तो इसके जो इसके अगर इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं, सॉरी इसके जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं जब भी प्रेसिडेंट को इम्पीच करने की बारी आती है, ठीक है। उसके बाद नो प्रेसिडेंट हैज़ सो फार एंड इम्पीच्ड। वैकेंसीज की बात करें तो वैकेंसीज किस तरीके से राइज हो सकती है, किस तरीके से प्रेसिडेंट का जो पद है वो खाली हो सकता है। एक तो एक्सपायरी ऑफ टर्म की बात करें तो 5 ईयर हो गया, 5 ईयर हो गए तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे इलेक्शन होगी, यानी कि एक बार अगर इसमें रेजिग्नेशन लेटर दे दिया फिर भी प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं। और अगर किसी प्रेसिडेंट को प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट से हटाया जाता है तो देन फिर भी वो प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा, दैन यानी कि वैकेंसी जो है प्रेसिडेंट ऑफिस की वो खाली हो जाएगी। जहाँ एक इसमें ये है कि अगर किसी प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है फिर भी वो वैकेंसी वहाँ पे वैकेंट हो जाएगी। आज का जो हमारा टॉपिक है ये रहेगा आपका पावर एंड फंक्शंस के ऊपर। लेक्चर सेकंड रहेगा और लेक्चर सेकंड में मैं आपको बताऊंगा कि पावर एंड फंक्शंस में आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे आपकी अपकमिंग एग्जाम में। जेके एसएसबी असिस्टेंट कंपाइलर की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूँ जिन लोगों को अभी तक पता नहीं है कि जेके एसएसबी असिस्टेंट कंपाइलर की जो है डेट अनाउंस कर दी गई है, टेंटेटिव डेट जो निकाल दी गई है जेके एसएसबी के द्वारा। तो अभी आपको गेयर अप करना पड़ेगा और आपको अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर सेकंड। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा पावर फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो कौन कौन सी पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट की, कौन कौन से उसके फंक्शंस होते हैं। पहले हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है, सेकेंडली हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स होती है, फिर फाइनेंशियल पावर होती है, फिर जुडिशियल पावर्स, देन डिप्लोमेटिक पावर्स, फिर मिलिट्री पावर्स और एमरजेंसी पावर। ये पावर्स हैं प्रेसिडेंट, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे बिल्कुल सिंपल वे में। और जहाँ से स्टार्ट करते हैं आज का जो फर्स्ट पावर्स है पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, दैट इज़ एग्जीक्यूटिव पावर्स। देखिए फ्रेंड्स, एग्जीक्यूटिव पावर कौन कौन सी होती है प्रेसिडेंट के पास, एग्जीक्यूटिव पावर्स कौन कौन सी होती है। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फॉर्मली टेकन इन हिज नेम, ठीक है। कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन जो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फॉर्मली टेकन इन हिज नेम। सेकेंडली ही अपॉइंट्स अ प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर, ठीक है। मतलब ये किसको अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स की अगर बात करें तो ये अपॉइंट्स करते हैं किसको, प्राइम मिनिस्टर को और दूसरे जो मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर, मतलब ये प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और जो दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं जी ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं जब तक कि प्रेसिडेंट उन पे, मतलब प्रेसिडेंट की मर्जी मतलब उनके ऊपर है। मतलब मैं अगर सपोज करूं, अगर प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर दें, लोकसभा को अगर वो डिसॉल्व कर दे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और ये लोकसभा के जो मेंबर्स हैं ऑटोमेटिकली वो डिसॉल्व हो जाएगा, दोबारा से इलेक्शन होंगे। मतलब प्रेसिडेंट की ही प्लेजर से ये रह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर। देन हम बात करेंगे ही अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर। अब जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ से प्राइम मिनिस्टर के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपको, जब भी जेके एसएसबी भी आपको क्वेश्चन करेगी तो आपको हो सकता है आपको अटॉर्नी जनरल के ऊपर क्वेश्चन पूछे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आपको याद करना है। और सेम दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर। अब जहाँ से जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अटॉर्नी जनरल के साथ प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स आपको पता चल गई। अब आपको और ज़्यादा इसमें देखना है कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और दूसरे जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। फिर बात करेंगे चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं और मेंबर जो होते हैं इन सबको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर बात करें गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स के गवर्नर हैं
ठीक है, इनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन हम बात करेंगे द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन, जो भी चेयरमैन होगा और मेंबर्स होंगे फाइनेंस कमीशन के एंड सो ऑन, इन सब को कौन अपॉइंट करेगा? इन सब को अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले आपको याद करना पड़ेगा पीएम, दूसरे मिनिस्टर्स, देन आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और कैग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर हो गए, फिर चेयरमैन और मेंबर हो गए यूपीएससी के, और गवर्नर्स हो गए स्टेट्स के, और चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन। जहाँ पे आपके लिए क्वेश्चंस है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि अभी हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, और सेकेंडली ये क्वेश्चन है कि अभी हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है। जी आपके लिए दो क्वेश्चन है, आप इसको कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करोगे कि इसमें हमारे अभी करंट अटॉर्नी जनरल एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अभी कौन है। उसके बाद अगर हम बात करें फ्रेंड्स, ही कैन सीक एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन फॉर द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ही कैन सीक एनी इन्फॉर्मेशन, कौन सी इन्फॉर्मेशन? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ के रिलेटेड कोई भी अगर उसमें काम काज कर रहे हैं, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर है रिलेटेड टू यूनियन, और प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन फॉर द प्राइम मिनिस्टर, ये सारा का सारा इसके लिए जितने भी सेंटर में जितने भी वर्क होते हैं, ये सारे के सारे किस में, किसकी देख रेख में होते हैं, मैं आपको बता दूं किसकी देख रेख में होंगे सारे, ये सारी की सारी किसके प्रपोजल पे होंगे? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। उसके बाद ही कैन रिक्वायर द प्राइम मिनिस्टर टू सबमिट फॉर कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एनी मैटर ऑन विच अ डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय द मिनिस्टर्स बट हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल। तो जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को जहाँ पे सबमिट करना पड़ता है कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कौन सा मैटर? एनी मैटर ऑन विच अ डिसीजन हैज़ बीन टेकन, किस मैटर पे जो डिसीजन है वो लिया गया है बाय द मिनिस्टर्स बट विच हैज़ नॉट बीन कंसीडर्ड बाय द काउंसिल, और किसको, किस मैटर को अभी तक, जहाँ कोई डिसीजन अगर लिया गया है तो उसको अभी तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कौन सा डिसीजन अभी तक इसको कंसीडर नहीं किया है। तो ये सारे के सारे ये किसके होते हैं? ये सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट के पास। फिर हम बात करेंगे जी पार्ट की, ही कैन अपॉइंट अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट इनटू द कंडीशन ऑफ एससी, एसटी एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं, वो अपॉइंट कर सकते हैं कमीशन ताकि इन्वेस्टिगेट किया जा सके कंडीशंस ऑफ एससी, एसटी और दूसरे जितने भी बैकवर्ड क्लासेस होती हैं। तो जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जितने मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं काफ़ी ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट आपके लिए, जितनी पॉइंट्स मैंने आपको बताई हैं आपको ये याद करनी पड़ेगी, क्योंकि इस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछेंगे। आपको जहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मगर जहाँ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके अटॉर्नी जनरल, कैग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसी से क्वेश्चन वो पूछ लेंगे कि इसको कौन अपॉइंट करता है। उसमें आपके प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कोई नाम दे दिया, उसके बाद गवर्नर का नाम दे दिया, इस तरीके से आपको ऑप्शन पूछे जाएंगे, फिर प्रेसिडेंट का ऑप्शन, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है। तो डेफिनेटली जितनी बार एग्ज़ाम होते हैं बहुत बार जहाँ से क्वेश्चन वो पूछते हैं। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स। देखिए लेजिस्लेटिव पावर कौन कौन सी होती है? ही कैन समन द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा। इनके पास एक पावर्स होती है, पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। ही कैन आल्सो समन द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विच इज़ प्रिजाइडेड ओवर बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, उसके साथ साथ वो क्या समन निकाल सकते हैं? ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, दोनों की दोनों हाउसेज की मतलब पार्लियामेंट की जो ज्वाइंट उसको सिटिंग होती है उसको बुला सकते हैं। विच इज़ प्रिजाइडेड, इसको प्रिजाइड कौन करता है? बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। थर्ड अगर बात करेंगे, ही कैन एड्रेस द पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। ठीक है, इसके साथ साथ वो एड्रेस करते हैं पार्लियामेंट को एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन, कब? आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, हर जनरल इलेक्शन के बाद उसको वो क्या करते हैं? एड्रेस करते हैं किसको? पार्लियामेंट को। कौन करता है? प्रेसिडेंट। एंड ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर। अब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ से जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ये इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है, लोकसभा को कौन डिसॉल्व करता है। सेकेंडली जहाँ पे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं राज्यसभा में कितने किए जाते हैं? 12, और इसको कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्यसभा में, लोकसभा में कितने होते हैं? 2 मेंबर्स होते हैं नॉमिनेटेड किए जाते हैं, वो किसके द्वारा किए जाते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये आपको चीज़ें जो हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। थर्ड, उसके बाद अगर बात करें, ही डिसाइड ऑन क्वेश्चंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कि अगर किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाइड करना है, किसी भी पार्लियामेंट के मेंबर को डिस्क्वालीफाइड करना है, तो वो किससे कंसल्ट करेंगे? इलेक्शन कमीशन से। ठीक है, ही डिसाइड क्वेश्चंस एज डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इन कंसल्टेशन विद द, किससे कंसल्ट करेंगे? इलेक्शन कमीशन से। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की,
व्हेन अ बिल इज सेंट टू द प्रेसिडेंट आफ्टर इट हैज़ बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट ही कैन, ठीक है। अगर एक बिल पास किया जाता है फ्रेंड्स, लोकसभा में बिल पास हुआ, फिर राज्यसभा में पास हुआ, राज्यसभा में बिल पास होने के बाद फिर किसके पास जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, ठीक है। जब किसी बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा आफ्टर इट हैज़ बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट ही कैन, क्या क्या कर सकते हैं वो। फर्स्ट नंबर पे मैं बता दूं, जहाँ तो उस बिल के ऊपर वो एसेंट देंगे, एसेंट मतलब जहाँ बिल उसमें ठीक है, जहाँ इसमें कोई और करने की ज़रूरत है, ठीक है, जहाँ उसमें एसेंट देंगे, अपनी सहमति देंगे या नहीं देंगे, ठीक है। सेकंड, जब वो बिल है जो अगर उनको उनको बिल अगर बिल कोई पार्लियामेंट में पास होकर उनके पास पहुंचा है, वो बिल को वहीं रोक देंगे, मतलब अपने पास ही रख देंगे, ठीक है। हिज असेंट टू द बिल, विदहोल्ड करेंगे, ठीक है। या उस बिल को वो क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे अगर वो मनी बिल नहीं है तो, ठीक है। हिज फॉर रिकन्सिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। इसमें आपको 3 पॉइंट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझने इसमें बहुत ज़रूरी है। जब एक बिल पास किया जाता है, फिर वो 2 हाउसेस में पास हुआ, 2 हाउसेस में पास होने के बाद फिर उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। प्रेसिडेंट उसमें क्या क्या कर सकते हैं, जहाँ तो उसमें एसेंट दे सकते हैं, अपनी सहमति दे सकते हैं, जहाँ उस बिल को वो विदहोल्ड कर सकते हैं, हिज एसेंट टू द बिल, जहाँ उस बिल को वो रिटर्न कर सकते हैं, ताकि अगर वो बिल मनी बिल नहीं है तो, ठीक है, अगर मनी बिल है तो फिर नहीं करेंगे, रिटर्न द बिल, दोबारा से वो पार्लियामेंट को बोले कि इस बिल के ऊपर आप दोबारा से रिकन्सिडरेशन करो, ठीक है। तो रिटर्न द बिल, ये 3 काजेज हैं जिसके कारण ये प्रेसिडेंट इसके साथ जो भी बिल पास हुआ उसके साथ वो कर सकते हैं, एसेंट दे सकते हैं, विदहोल्ड और रिटर्न कर सकते हैं बिल को। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, फाइनेंशियल पावर्स। प्रेसिडेंट के पास फाइनेंशियल पावर कौन कौन सी होती हैं, पहले मैं आपको बता दूं। फाइनेंशियल पावर देखिए, मनी बिल जो होता है वो इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में, किसकी रिकमेंडेशन पे होगा, वो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे होगा, विद हिज प्रायर रिकमेंडेशन, ठीक है। तो जब भी मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, मनी बिल जब भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा किसकी रिकमेंडेशन पे होगा, वो होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन पे। देखिए, सेकेंडली ही काजेज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखिए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, दैट इज यूनियन बजट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रेंड्स एक डॉक्यूमेंट होता है जो प्रेजेंटेड किया जाता है किसमें, पार्लियामेंट में, हर एवरी फाइनेंशियल ईयर में, एज अ पार्ट ऑफ द बजट प्रोसेस एज रिक्वायर्ड अंडर। ये कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल जी आपको याद करना, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज आर्टिकल 112, ये आपको याद करना पड़ेगा, 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द गवर्नमेंट प्रेजेंट्स ए स्टेटमेंट एंड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर फॉर दीज अकाउंट्स एवरी ईयर टू पार्लियामेंट। जो जहाँ पे आपके लिए सबसे पहले एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक डॉक्यूमेंट है जो प्रेजेंट किया जाता है कहाँ पे, पार्लियामेंट में, हर फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। और ये आता है आर्टिकल 112 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है एक स्टेटमेंट कौन सी प्रेजेंट करती है, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर फॉर दीज अकाउंट्स एवरी ईयर टू पार्लियामेंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट में इसमें अगर बात की जाए तो फाइनेंशियल पावर की बात करें तो नो डिमांड फॉर ए ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन इट। कोई भी अगर डिमांड है किसी भी ग्रांट की, कैन बी मेड, उसको एक्सेप्ट ऑन इज रिकमेंडेशन। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स। उसके बाद अगर बात करें पॉइंट्स डी की, ही कंस्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन आफ्टर 5 ईयर्स टू रिकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो हर 5 साल में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिकन्स्टिट्यूट करते हैं फाइनेंस कमीशन, ठीक है, ताकि जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन होती है रेवेन्यू की, किसमें, सेंटर और स्टेट में, उसको वो रिकमेंड करते हैं। कौन रिकमेंड करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। ये फाइनेंशियल पावर है, आप जहाँ पे देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे जुडिशियल पावर्स। देखिए जुडिशियल पावर्स, प्रेसिडेंट के पास जुडिशियल पावर जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जहाँ से आपको क्वेश्चन अराइज होगा, इसमें 101% चांसेस हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ही अपॉइंट द चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी जजेस हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हैं, चाहे वो हाई कोर्ट के हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट का, चाहे वो हाई कोर्ट का है, तो ये सारे के सारे किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं, ये होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो जहाँ पे आपको मुझे कमेंट करके बताना कि अभी करंट में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, ठीक है। सेकेंडली अगर हम बात करें, ही कैन ग्रांट पॉर्डन ऑफ पनिशमेंट और सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड बाय एन ऑफेंस। जहाँ पे फ्रेंड्स ऑफिस नहीं है, ऑफेंस है, ठीक है, ऑफेंस। देखिए किसी भी पर्सन को अगर एक पनिशमेंट दी जाती है,
अगर वो क्राइम करता है तो क्राइम करने के बाद उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चार्जेस इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उस केसेस को कोर्ट में जाता है, कोर्ट उसको डिसाइड करता है, उसको सज़ा सुनाई जाती है। तो किसी भी पर्सन को अगर सज़ा सुनाई गई है तो उस प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, वह उसको पार्डन कर सकता है, पनिशमेंट ऑफ पार्डन और सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट द सेंटेंसेस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड बाय एनी ऑफेंस। मतलब किसी को भी अगर कोई सज़ा वगैरह हुई है, किसी को पनिशमेंट मिली है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है उसकी सज़ा को वो क्या कर सकते हैं, पार्डन मतलब माफ़ कर सकता है। अब ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिप्लोमेटिक पावर। डिप्लोमेटिक पावर कौन कौन सी होती हैं? देखिए, जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती हैं और एग्रीमेंट्स होते हैं, जो निगोशिएटेड किए जाते हैं, कंक्लूडेड ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हाउएवर दे सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट पार्लियामेंट। ठीक है फ्रेंड, ही रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल फॉर्म। इंडिया को रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनल फॉर्म में, कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड अफेयर एंड सेंड एंड रिसीव्स डिप्लोमेट्स। ठीक है, जहाँ तो डिप्लोमेट्स को भेजेंगे या रिसीव जाएंगे, लाइक एम्बेसडर्स हो गए, हाई कमिश्नर्स होंगे एंड सो ऑन। जितने भी डिप्लोमेट्स होते हैं, डिप्लोमेटिक पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, इंटरनेशनल फॉर्म्स में इंडिया को वो रिप्रेजेंट करते हैं एंड अफेयर्स, और सेंड करते हैं, सेंड एंड रिसीव जितने भी डिप्लोमेट्स होते हैं, चाहे वो एम्बेसडर्स हो चाहे वो हाई कमिश्नर्स हो, तो ये सारी की सारी पावर किसके पास होती हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। अब बात करेंगे मिलिट्री पावर्स। देखिए, मिलिट्री पावर कौन कौन सी होती है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ से फिर से मैं आपको बता दूँ, इस टाइप के जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहली जो मिलिट्री पावर अगर मैं आपको बताऊं, जहाँ पे एक ही लाइन पे मैंने आपको कंक्लूड किया है, एक ही पैराग्राफ में, ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। डिफेंस फोर्सेस के जो सुप्रीम कमांडर होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इन दैट कैपेसिटी ही अपॉइंट्स, भैया क्या अपॉइंट करते हैं? चीफ्स ऑफ द आर्मी, उसके बाद नेवी हो गया, उसके बाद एयरफोर्स। ठीक है, जितने भी चीफ्स होते हैं, चाहे वो इंडियन आर्मी के हों, चाहे वो नेवी के हों, चाहे वो एयरफोर्स के हों, इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ही कैन डिक्लेयर, ठीक है फ्रेंड्स, ही कैन डिक्लेयर वार एंड कंक्लूड पीस सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, वो वार को डिक्लेयर कर सकते हैं और कंक्लूड पीस सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये है मिलिट्री पावर्स। जहाँ पे अगर देखें तो जो मैंने आपको अपॉइंटमेंट के बारे में बताया, चाहे वो CAG है यानी कि कैग है, तो इस तरीके से मैं आपको बता दूं PM, जिस तरीके से मैंने आपको अपॉइंटमेंट बताई है, ये अपॉइंटमेंट वाले जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ जी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्मी के चीफ की अपॉइंटमेंट कौन करता है, उनको कौन अपॉइंट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको 3 पॉइंट बता दिए गए कि आर्मी चीफ, नेवी और एयरफोर्स, उसके साथ आपको चीफ मिनिस्टर बता दी गए, इनमें से बताओ, इसमें से आप बताओ इसमें कौन सी प्रेसिडेंट इसमें अपॉइंटमेंट नहीं करते हैं, तो चीफ मिनिस्टर आएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन वो उसको पूछे जा सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको तीनों पूछे जाएँ, इंडियन नेवी और अगर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की बात करें तो एक आपको नॉन ऑफ दिस का ऑप्शन दे दिया। ठीक है, तो जहाँ पे आपको सॉरी ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन दे दिया, इसमें कौन सा प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो फिर आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। अब जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमरजेंसी पावर। देखिए, एमरजेंसी पावर जो है, एमरजेंसी पावर कौन कौन सी होती है प्रेसिडेंट के पास? इन एडिशन टू द नॉर्मल पावर्स mentioned above, the constitution confers extraordinary power on the president to deal with the following 3 types of emergency। ये पावर्स प्रेसिडेंट को तब ये पावर्स तब प्रेसिडेंट के पास होती हैं जब हमारी कंट्री में कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि बाहर की सिचुएशन बन जाती है। ठीक है, जहाँ इंटरनल एग्रेशन की सिचुएशन बन जाती है, उस समय में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी पावर्स को इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स टू डील विद द फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ एमरजेंसी। अब बात करेंगे एमरजेंसी के बारे में। पहले हम बात करेंगे नेशनल एमरजेंसी। नेशनल एमरजेंसी इसको आपको आर्टिकल्स इसके याद करने पड़ेंगे। तो आर्टिकल 352 में बताया हुआ है नेशनल एमरजेंसी के बारे में। अब मैंने आपको लिखा हुआ आगे 1962, 1971, 1975। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये आपने सर क्या लिखा हुआ, 1962, 1971 और 1970। 1 सेकेंड, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा इसमें आपने सर क्या लिखा हो। तो मैं आपको बता दूं, हम बात कर रहे हैं नेशनल इमरजेंसी की, जब हमारी कंट्री में कोई इमरजेंसी हो जाती है। देखिए, नेशनल इमरजेंसी किन कारणों से हो सकती है? नेशनल इमरजेंसी जहाँ कोई हमारी कंट्री के ऊपर अटैक करती है, फिर उस कारण में, उस काजिज़ के कारण, जो उसकी वजह से हमारी कंट्री में नेशनल इमरजेंसी उसको अनाउंस किया जाता है, घोषित किया जाता है।
उसके बाद अगर हमारी कंट्री में ही बीच में ही इंटरनल एग्रेशन स्टार्ट हो जाती है, फिर भी नेशनल इमरजेंसी उसको अनाउंस किया जाता है, नेशनल इमरजेंसी को किया जाता है। देखिए अब मैं आपको बताऊं, जहाँ पे हमारी कंट्री में अभी तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है, 3 टाइम्स। 1962 को आपको याद होगा, 1962 में क्या हुआ था। 1962 में इंडिया की वार हुई थी चाइना के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, इंडिया की वार किसके साथ हुई थी? चाइना के साथ। तो 1962 जब इंडिया की वार चाइना के साथ हुई, तब 1962 में क्या हुआ, 1962 में नेशनल इमरजेंसी घोषित की गई। फिर एक बार हुई 1971 में इंडिया और पाकिस्तान की बार हुई। और इंडिया और पाकिस्तान की बार जब हुई तो एक कंट्री बनी, दैट इज़ बांग्लादेश का ओरिजिन हुआ। ठीक है, तो इसके कारण 1971 में भी इंडिया में एक एमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। तो मैं आपको बता दूं 1962 और 1971 की जो एमरजेंसी बिल्कुल सेम है। सेम मतलब ये वार की वजह से एमरजेंसी को किया गया, मगर 1975 की जो एमरजेंसी लगी ये वार के कारण नहीं हुई, ये इंटरनल एग्रेशन की वजह से हुई। मतलब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, उसमें इंटरनल एग्रेशन जब स्टार्ट हुआ तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया वहाँ पे, फिर उनके द्वारा एमरजेंसी लगवाई गई, दैट इज़ 1975। तो हमारी कंट्री में अभी तक 3 ही बार नेशनल एमरजेंसी लगी है। जी आपको डेट्स याद होनी चाहिए, 1962, 1971 और 1975। अब बात करेंगे प्रेसिडेंशियल रूल की। तो प्रेसिडेंट्स रूल की अगर बात करें तो आर्टिकल जहाँ पे 356 एंड 365 के अंडर आता है, ये आपको याद करने की ज़रूरत है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है आर्टिकल 360। ठीक है, आर्टिकल 352 के अंदर आ गया नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल आ गया आर्टिकल 356, 365 और फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है आर्टिकल 360। देखिए प्रेसिडेंट रूल जो आपको डिफरेंट स्टेट में देखने को मिलेगा, जैसे हमारी जम्मू एंड कश्मीर में आपको यूनियन टेरिटरी में आपको देखने को मिल रहा है प्रेसिडेंट गवर्नर रूल। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आती है आर्टिकल 360, हमारी कंट्री में अभी तक एक भी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। ठीक है, तो अभी तक आपको याद करना है कि इंडिया में अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार भी नहीं लगी है, नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी है। और प्रेसिडेंट रूल जो है, गवर्नर रूल जो है, हर एक स्टेट में आपको पता है कि हर एक यूनियन टेरिटरी में किसी न किसी वजह से वो लगता ही रहता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो, पावर एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, इसके बारे में मैंने आपको बताया। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके रिगार्डिंग मैं और भी वीडियोस आप अपलोड करूंगा, ताकि आपके जब भी आप एसएससी कंपाइलर का एग्ज़ाम देने जाएं, आपका कोई भी क्वेश्चन उसमें बीच में ना छूटे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। अगर आपकी कोई भी किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है, जहाँ आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लग रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और वीडियो के साथ, एक और टॉपिक के साथ, लेक्चर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।